नाम है? चैप्टर का जो नाम है ये आपका मानव पूंजी निर्माण। ये जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड है वो है आपका मानव पूंजी और दूसरा जो वर्ड है वो है आपका निर्माण। निर्माण का मतलब क्या होता है? निर्माण का मतलब होता है बनना, ठीक है। निर्माण का जो मतलब होता है वो होता है बनना, किसी भी चीज़ की क्रिएशन, किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन, उसको कहते हैं निर्माण, ठीक है जी। तो वो तो ठीक है, ये तो सिंपल सा वर्ड है। अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि मानव पूंजी क्या होती है तो भाई हमारा तब जाके चैप्टर का नाम जो है वो क्लियर होगा। इसको हमने बोला, इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ह्यूमन कैपिटल जो है ये क्या होती है। मान लीजिए एक स्कूल है जिसके अंदर स्कूल का नाम ABC है। अब इस स्कूल के अंदर कई सारे बंदे होते हैं, जैसे कि एक स्कूल के अंदर मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम जो चपड़ासी होता है, गार्ड होता है स्कूल के अंदर। ऐसे ही एक दूसरा बंदा है B व्यक्ति, ये हमारे टीचर हैं। एंड एक और बंदा है मान लीजिए स्कूल के अंदर, और वो जो है हमारे प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल जी। अच्छा, अब जो है आपने देखा होगा, आप स्कूल जाते हैं भाई, सबने देखा है, ऐसे ही होता है, टीचर होता है, प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है और भाई गार्ड होता है, यही सब होते हैं। अब आप वहाँ पे आपने क्या देखा होगा कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है उसकी सैलरी है 80,000 रुपये, टीचर जो है उसकी सैलरी है 50,000 रुपये, चपड़ासी जो है उसकी सैलरी है 20,000 रुपये। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों से तीनों बंदे सेम जगह काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों की सैलरी अलग अलग है। प्रिंसिपल की सैलरी टीचर से ज़्यादा, टीचर की सैलरी चपड़ासी से ज़्यादा, तो भाई और प्रिंसिपल की सैलरी चपड़ासी से कई गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। ऐसा क्या है प्रिंसिपल के अंदर जो चपड़ासी के अंदर नहीं है, या ऐसा क्या है टीचर के अंदर जो चपड़ासी के अंदर नहीं है? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जो टीचर है ना, टीचर के अंदर क्या है? टीचर के अंदर जो है ना, क्या है? कौशल है, ज्ञान है। कौशल को कहते हैं इंग्लिश में स्किल, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉलेज, ठीक है जी। टीचर के अंदर क्या है? स्किल है, नॉलेज है। और ऐसे ही प्रिंसिपल के अंदर क्या है? प्रिंसिपल के अंदर भी भाई स्किल है और नॉलेज है, लेकिन टीचर की जो स्किल और नॉलेज है ना वो कम है प्रिंसिपल की स्किल और नॉलेज से, तभी तो वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल टीचर से ऊपर होता है। जबकि अगर हम चपड़ासी की अगर हम बात करें तो चपड़ासी के अंदर, चपड़ासी बनने के लिए या स्कूल का गार्ड बनने के लिए कोई स्किल या कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बंदे के अंदर ना ही कोई स्किल है ना ही कोई नॉलेज है। कोई भी बंदा चाहे चपड़ासी गार्ड बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बंदा चाहे मैं टीचर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, कोई भी नहीं बन सकता। मतलब हर बंदे वो, उसके लिए तो स्किल, आपको नॉलेज और स्किल अपने अंदर ऐड करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाके आपके अंदर स्किल और नॉलेज ऐड होगी। और टीचर की जो स्किल और नॉलेज है वो प्रिंसिपल से कम है, तभी इसकी सैलरी जो है वो 50 है और उसकी जो सैलरी है वो 80 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो कौशल होता है ना, जो स्किल होती है, स्किल की जो है ना वैल्यू होती है, एक मूल्य होता है हमारी स्किल का। आपके अंदर जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा स्किल है, आपकी जो वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा है। और आपके अंदर जितनी स्किल कम है तो आपकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम है। और आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं है तो फिर तो और प्रॉब्लम की बात है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऐसा बंदा जिसके अंदर कोई स्किल कोई नॉलेज नहीं है, मतलब वो ऐसा काम कर रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है जिसके वो कोई भी कर सकता है, वो बंदा ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए कोई स्किल कोई नॉलेज नहीं है और कोई भी बंदा अगर चाहे तो वो कर सकता है, तो ऐसा बंदा, आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा बंदा मानव पूंजी नहीं कहलाता है। ये जो बंदा है ए, इस बंदे के अंदर कोई स्किल नहीं है,
कोई नॉलेज नहीं है, ये बंदा जो है भाई मानव पूंजी जो है नहीं कहलाएगा। मानव पूंजी वो बंदा कहलाता है जिसके अंदर एक स्किल है और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है नॉलेज है। बी बंदा और सी बंदा क्या है, बी बंदा और सी बंदा जो है ना मानव पूंजी कहलाएगा। ये दोनों मानव पूंजी हैं, ये दोनों मानव पूंजी नहीं है। सबसे पहली बात तो मतलब एक ऐसा बंदा जिसके अंदर कौशल है, ज्ञान है, नॉलेज है, स्किल है, वो बंदा मानव पूंजी है। और जिसके अंदर कुछ भी नहीं है वो भाई वो मानव पूंजी नहीं है। अच्छा, कौशल जितना मैंने बोला, जितना ज़्यादा आपके अंदर स्किल है आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा, जितना कम है आपकी वैल्यू उतनी कम। और जितना ज़्यादा कौशल आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा और आप उतना अच्छा काम करेंगे। तो इससे अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन बढ़ेगा, इससे अर्थव्यवस्था के अंदर कुशलता बढ़ेगी। आपके अंदर जितनी कौशल कम है आपकी वैल्यू उतनी कम है, आप उतना ही ज़्यादा क्या करोगे, उतना ही कम वो प्रोडक्शन करोगे। स्किल ज़्यादा, वैल्यू ज़्यादा, उत्पादन ज़्यादा। स्किल कम, वैल्यू कम, उत्पादन कम। तो भाई स्किल का सीधा सीधा लिंक है प्रोडक्शन से। आपके अंदर जितनी ज़्यादा स्किल है आप प्रोडक्शन उस बंदे के कंपैरिजन में जिसके अंदर कोई स्किल नहीं है आप ज़्यादा करोगे। इसलिए अर्थव्यवस्था के अंदर या देश के अंदर या अर्थव्यवस्था के अंदर या देश के अंदर स्किल्ड बंदों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा सीधा लेना किससे है, इसका सीधा सीधा लेना उत्पादन से। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो भाई मेरी जीडीपी बढ़ती है, और जब जीडीपी बढ़ती है तो देश का विकास होता है। यही तो चाहिए देश को, और क्या चाहिए। मतलब देश के अंदर स्किल्ड बंदे चाहिए, नल्लों की कोई जगह नहीं है, नल्ले बंदे नहीं चाहिए। तो अच्छा, अभी आपने सिर्फ ये समझा कि मानव पूंजी का मतलब क्या होता है, अभी सिर्फ मानव पूंजी समझा है। अब जरा ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए अभी सिर्फ आपने मानव पूंजी समझा, ठीक है। अब मान लीजिए क्या कह रही है बेटा, नॉलेज एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है और स्किल जो है वो एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या कहते हैं, दो बंदे हैं। एक जो बंदा है इसका जो नाम है नंदिनी, इसका नाम है, ठीक है, नंदिनी नाम है, और बंदी है ये, ठीक है। और दूसरा जो है इसका नाम जो है डॉक्टर आलोक है, ठीक है। ये है डॉक्टर नंदिनी और ये है डॉक्टर आलोक। अच्छा, नंदिनी जो है वो भाई साहब हॉस्पिटल में काम कर रही है। हॉस्पिटल में जो है नंदिनी क्या है, हॉस्पिटल में नंदिनी वर्किंग है, काम करती है, रोजगार में लगी हुई है। सबसे पहली बात तो डॉक्टर है तो भाई मानव पूंजी है, क्योंकि वो तो डॉक्टर है, उसके अंदर स्किल है, नॉलेज है, और हॉस्पिटल में काम कर रही है। लेकिन डॉक्टर आलोक गौतम जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो किसी कारणवश अभी बेरोजगार हैं, अभी उसको काम नहीं मिला। दोनों ही डॉक्टर हैं, ठीक है। नंदिनी काम कर रही है, आलोक काम नहीं कर रहा। तो आपको सबसे पहली बात तो ये समझना है, क्या आलोक मानव पूंजी कहलाएगा या नहीं। ये तो काम नहीं कर रहा है, तो बेरोजगार है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई चाहे बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे कोई मैटर नहीं करता। नंदिनी भी मानव पूंजी कहलाएगी और डॉक्टर आलोक जो हैं वो भी मानव पूंजी जो है कहलाएंगे। बंदा उत्पादन, मेरी वर्ड सुन लीजिए, उत्पादन क्रिया में लगा हुआ है या रखने की क्षमता रखता है। रखने की क्षमता का मतलब क्या है, वो डॉक्टर है, वो अगर उसको जॉब मिलेगी वो कल ही से करने लग जाएगा। दोनों बंदे मानव पूंजी कहलाएंगे। इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि वो बेरोजगार है या रोजगार है। अच्छा जी, मानव पूंजी क्या होती है ये आपने समझा। बंदा काम में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ वो मानव पूंजी कहलाएगा, ये आपने समझा। लेकिन मेरे तो चैप्टर का नाम है मानव पूंजी निर्माण। और निर्माण का मतलब क्या होता है, निर्माण का मतलब होता है बनना, किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन।
तो अब हम समझते हैं मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है। अभी आपने मानव पूंजी समझा है, मानव पूंजी एक ऐसा बंदा है या एक ऐसी बंदी है जिसके अंदर स्किल है और नॉलेज है। अब हम समझ रहे हैं मानव पूंजी निर्माण। मान लीजिए 2021 के अंदर भारत के अंदर ऐसे बंदा बंदी जिनके अंदर स्किल है और नॉलेज है 2 लाख थे। ऐसे टोटल बंदा बंदी कितने थे? टोटल 2 लाख थे जिनके अंदर स्किल है, नॉलेज है। बेटा ध्यान से सुन लीजिए, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, उनके अंदर स्किल होनी चाहिए। अभी अभी हम ऊपर बढ़ के आए हैं, बेरोजगार या रोजगार से इनका कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई उसके अंदर डॉक्टर है, काम मिलेगा वो करने लग जाएगा। 2021 में 2 लाख थे। 2022 में क्या हुआ? 2022 में ये हो गए आपके 2,30,000। मतलब एक साल के अंदर अंदर भारत के अंदर क्या हुआ, ऐसे लोगों की संख्या जिनके अंदर एक स्किल थी, इनके अंदर एक नॉलेज थी, ऐसे लोगों की संख्या एक साल के अंदर अंदर कितनी बढ़ गई? 30,000 लोग जो हैं, 30,000 लोग एक साल के अंदर अंदर भारत में देखने के लिए मिले, बढ़ गए, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिली। तो ये जो 30,000 है इसको हम क्या बोलेंगे? इस 30,000 को हम बोलेंगे मानव पूंजी निर्माण। के भारत के अंदर जो है एक साल के अंदर अंदर 30,000 मानव पूंजी का निर्माण हुआ है। इट मीन्स ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है जिनके अंदर स्किल है, जिनके अंदर नॉलेज है, कौशल है। और अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि स्किल होगी तो हाँ जी, एक और दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। मानव पूंजी क्या होता है ये समझ में आ गया? हाँ ये आ गया। बताइए क्या होता है फिर? जिसके अंदर स्किल हो और नॉलेज हो वही मानव पूंजी। जिसके अंदर स्किल हो, जिसके अंदर नॉलेज हो, वो जो है मानव पूंजी कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला 2021 के अंदर ऐसे जो लोग थे वो थे 2 लाख। मान लीजिए 2 लाख डॉक्टर थे, 2 लाख डॉक्टर और प्लस इंजीनियर थे। 2022 में भारत में अब हर साल लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने अंदर स्किल ऐड करते हैं, हर साल डॉक्टर बनते हैं, हर साल टीचर, वकील, हर साल बनते हैं। तो भाई 2021 में थे 2 लाख, 2022 में संख्या बढ़कर हो गई 2,30,000। 30,000 नंबर बढ़ गए। तो ये जो 30,000 नंबर ये जो बड़े हैं, इसी 30,000 को हम क्या बोलेंगे? मानव पूंजी निर्माण। भाई 30,000 क्या है? मानव पूंजी है, और इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है एक साल के अंदर अंदर। तो इसको बोलेंगे मानव पूंजी निर्माण। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक देश के अंदर ऐसे लोगों की संख्या में जो इंक्रीमेंट होती है, जो वृद्धि होती है, उस चीज को हम मानव पूंजी निर्माण के नाम से जाने हैं। ये बात आपको जो है ध्यान से समझनी है। अच्छा जी, मानव पूंजी क्या होती है ये आपने समझा। मानव पूंजी निर्माण क्या होता है ये आपने समझा। अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। जो ये पूंजी होती है ना, पूंजी, कैपिटल, कैपिटल कई तरीके की होती है। जैसे कि हमने पढ़ा भाई, पहली जो होती है ये होती है मानव पूंजी। मानव पूंजी जो है वो बंदा भी हो सकता है, वो बंदी भी हो सकती है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी जो है कोई बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है, व्यक्ति नहीं है। हमने समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर एक वस्तु पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं पूंजीगत वस्तु। तो वो भौतिक पूंजी जो होती है वही भौतिक पूंजी को ही पूंजीगत वस्तु कह सकते हैं। पूंजीगत वस्तु इसका जो है ये कह सकते हो, इसका दूसरा नाम है। और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती है? पूंजीगत वस्तुएं जो हैं वो वस्तुएं होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में जो है
कई सालों तक जो है चलती है, उसको हम कहते हैं भौतिक पूंजी, जिसकी मदद से क्या होता है, जिस ये रहती है क्या रहती है इसके अंदर जो है, पूंजी इसके अंदर हम बेसिकली किसको ऐड करते हैं, इसके अंदर हम जो है बेसिकली मन वगैरह को जो है, मशीन वगैरह को इसके अंदर जो है हम ऐड करते हैं। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो इसको हम जो है पूंजीगत वस्तु कहते हैं, पूंजीगत वस्तु, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उदाहरण क्या है, इसका जो उदाहरण है वो है आपका मशीन, मशीन जो है इसका उदाहरण है। इसी तरीके से एक होती है मानव पूंजी, एक होती है भौतिक पूंजी। इसी तरीके से हेलो हाँ जी, सर, इसमें जमीन नहीं आएगा? आपको देखिए, भौतिक पूंजी का मतलब क्या है, भौतिक मतलब होता है भाई, मैंने बोला इसके अंदर पूंजीगत वस्तु। और पूंजीगत वस्तु कौन सी होती है, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया में जो लंबे समय तक चलेगी। अगर आप जमीन का यूज करके उत्पादन कर रहे हो तो वो आपके लिए भौतिक पूंजी है। जैसे कि कृषि, कृषि के लिए जो जमीन है वो भौतिक पूंजी है, क्योंकि आप क्या करोगे, आप उसका यूज करके उत्पादन करोगे, तो वो आपके लिए जो है भौतिक पूंजी कहलाएगी। यस सर। इसी तरीके से लेकिन कृषि के अलावा जमीन और किसी भी के लिए भौतिक पूंजी नहीं कहलाएगी। अगर आप भाई कहीं हम फैक्ट्री लगाएंगे तो वो जमीन उसके लिए भौतिक पूंजी नहीं है, जिसकी मदद से जो मेन सोर्स है वो कहलाएगा। तो अगला होता है वित्तीय पूंजी। वित्तीय पूंजी क्या होती है, इसको कहते हैं, ये होती है ह्यूमन कैपिटल, ये होती है फिजिकल कैपिटल, और इसको कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। वित्तीय पूंजी क्या होती है, वित्तीय पूंजी का मतलब होता है, वित्तीय का मतलब होता है पैसा, फाइनेंशियल, और पूंजी का मतलब होता है कैपिटल। वित्तीय पूंजी कुछ नहीं है, वित्तीय पूंजी कोई बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है, कोई मशीन नहीं है, ठीक है। वित्तीय पूंजी के अंदर जो हम ये वर्ड पढ़ते हैं, शेयर एंड डिबेंचर को हम कहते हैं, डिबेंचर को हम कहते हैं ऋण पत्र। शेयर डिबेंचर बॉन्ड, ये क्या है, ये केवल कागज है, कागज का टुकड़ा, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये केवल एक कागज का टुकड़ा है। अब ये शेयर डिबेंचर बॉन्ड क्या होते हैं, हम जब कहीं भी किसी भी कंपनी में जब पैसा लगाएंगे तो भाई हमारे पास एक रिटर्न में प्रूफ होगा कि ये फलाने बंदे ने इस कंपनी में इतने रुपए लगाए हैं, इतने रुपए के इतने शेयर खरीदे हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट जो रिटर्न में मेंशन होगा, उसी डॉक्यूमेंट को हम शेयर डिबेंचर या बॉन्ड कह सकते हैं। वित्तीय पूंजी, हाँ जी, इसे तो प्रतिभूतियां कहते हैं। हाँ, इसी को ही प्रतिभूतियां कहते हैं। वित्तीय पूंजी ही क्या है, वित्तीय पूंजी ही प्रतिभूतियां हैं, ठीक है जी। वित्तीय पूंजी कागज है, भौतिक पूंजी मशीन है, मानव पूंजी व्यक्ति है। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए। अब सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है वो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में आपसे बोलेगा मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में जो है भाई क्या अंतर होता है, ये अंतर जो है मुझे बता दे। तो आपने अभी दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि भाई मानव पूंजी क्या होती है, ये आपने पढ़ लिया, और भौतिक पूंजी क्या होती है, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। बहुत इजीली आप जो है 3 नंबर का आता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अर्थ, अभी हम पढ़ के आए हैं। भौतिक पूंजी में क्या लिखेंगे, पूंजीगत वस्तु का अर्थ, अभी हम पढ़ के जो समष्टि में हमने पढ़ा हुआ है, उत्पादन की प्रक्रिया में जो लंबे समय तक चलती है। दूसरे में आप क्या लिखेंगे, उदाहरण, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, उदाहरण। 2 पॉइंट बन गए आपके। उदाहरण में क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे मशीन, और यहाँ लिखोगे डॉक्टर टीचर। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे डॉक्टर टीचर इंजीनियर, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे मशीन। सिंपल सी बात है। तीसरे में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीसरे में आप लिखेंगे कि भाई तीसरे में आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि इसके स्वामी को
इसके स्वामी को इससे अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ये लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? स्वामी को अलग किया जा सकता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो अगर मैं चाहता हूँ मेरी जगह अंजलि बन जाए डॉक्टर, तो ऐसा हो सकता है? नहीं। डॉक्टर मैं हूँ तो मैं ही रहूँगा, वो स्किल मेरी है, स्किल ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, लेकिन मशीन तो हो सकती है ना। अगर मशीन आज अंजलि के पास है, अंजलि ने बबीता को बेच दी, तो बबीता ओनर हो गई भाई साहब। स्वामी का मतलब होता है ओनर। मशीन बेची जा सकती है, मतलब यहाँ स्वामी ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता। 3 नंबर में ये 3 अर्थ आप बहुत ही ईजिली लिख के आ सकते हैं, और कोई भी आपको इसके अंदर नहीं लिख के आ सकता। सर हाँ जी, सर ये भी तो लिख सकते हैं, देखिए, भौतिक पूंजी हाँ मानव पूंजी से निर्मित होती है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं कि हाँ ये लिखेंगे। 4th में आप ये लिख देंगे, ठीक है। मैं भी पहले लिंक भेजता हूँ आपको, रुकिए ज़रा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, 4 पॉइंट लिख देंगे, उसके बाद जो है बन जाएगा हमारा। मैं पहले लिंक भेज रहा हूँ, पहले ज़रा ज्वाइन करो। एक इसके अंदर लिख के आना है। पहले में अर्थ लिखेंगे, दूसरे में उदाहरण लिखेंगे, और ये तीसरा जो है स्वामी वाला लिखेंगे। और एक और पॉइंट है इसके अंदर, चौथा, जो आपको इसके अंदर लिख के आना है। मैंने बोला मानव पूंजी के अंदर आता है बंदा,
और भौतिक पूंजी के अंदर आता है मशीन, जिससे आप उत्पादन करते हैं। और मशीन किसने बनाई है? मशीन बनाई है मानव पूंजी ने। मशीन कोई भी नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं बनाई है, मानव पूंजी ने बनाई है। कंप्यूटर किसने बनाया है? मानव पूंजी ने, व्यक्ति ने नहीं बनाया, मानव पूंजी ने बनाया है। उसके लिए स्किल चाहिए थी, नॉलेज चाहिए थी। कोई भी बंदा थोड़ी ना कंप्यूटर बना देगा, कोई भी बंदा थोड़ी ना फ़ोन बना देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि यह मानव क्या बोला था यार, लाइन बताना जरा, मैं भूल गया क्या था वो लाइन। ये मानव पूंजी से निर्मित है। हाँ, ये मानव पूंजी से निर्मित, ये मानव पूंजी से निर्मित है, ठीक है। और आपको यहाँ लिखना है यह भौतिक पूंजी से, यह भौतिक पूंजी से निर्मित नहीं है, निर्मित नहीं है। ये बात आपको जो है ध्यान रखना है। भौतिक पूंजी को मानव पूंजी ने बनाया है, मानव पूंजी को भौतिक पूंजी ने नहीं बनाया है। ये तीन, हाँ जी। एक और पॉइंट हो सकता है ना कि हम मानव पूंजी को छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब तो मशीन को नहीं देख सकते, छू सकते, उसमें क्या हो गया? ये कोई पॉइंट नहीं है। 4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान पॉइंट है। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपने अभी तक जो पढ़ा है, मानव पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, एंड कई सारी पूंजियाँ पढ़ी है, मानव, भौतिक और वित्तीय। वित्तीय हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही आपसे पूछी जाएगी, कभी कभार आ गया तो इसलिए मैंने बता दिया। मेन जो क्वेश्चन है वो मानव पूंजी और भौतिक पूंजी के ऊपर डिफरेंस आता है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने मानव पूंजी पढ़ा और कई सारी पूंजी पढ़ी, इसी तरीके से आजकल एग्ज़ाम में जो है एक और डिफरेंस आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मानव पूंजी, ठीक है। एक होता है मानव पूंजी और एक होता है का मानव विकास। ये भी या तो ऊपर वाला डिफरेंस आएगा या ये वाला डिफरेंस आएगा। मानव पूंजी और मानव विकास में क्या अंतर होता है? मानव पूंजी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, मानव विकास को ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। आपने पूंजी अमित देर से मानव पूंजी पढ़े। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मानव विकास जो है वो क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है पहले आपको जो है ये समझना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मानव विकास का मतलब मानव का विकास। तो मानव का विकास कब होगा? मानव का जो विकास है ना, वो किसी एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं करता। मानव का विकास कई सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। अगर एक देश के अंदर हमें मानव का विकास करना है, लोगों का विकास करना है, वहाँ पे अच्छी शिक्षा चाहिए, खाने के लिए कई सारी चीज़ें चाहिए, तब जाके किसी देश के अंदर मानव विकास होता है या लोगों का विकास होता है, ये आप कह सकते हो। मतलब मानव का विकास ऐसा नहीं आपने अपने अंदर स्किल और नॉलेज ऐड कर दिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मानव का विकास किसी एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं है, मानव का विकास कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आपको सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये जो है ना, यहाँ पे आपको लिखना है, ये जो है एक व्यापक अवधारणा है। ये जो है ये एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक का मतलब होता है वाइडर, बड़ा। और यहाँ पे आपको लिखना है ये जो है एक क्या है, ये जो है एक संकुचित अवधारणा है। संकुचित का मतलब होता है, इसका मतलब होता है नैरो। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं, अभी तो मैं लिख ही नहीं रहा कुछ। अब अभी क्या, हाँ अभी क्या कहते हैं, अभी क्या दिख रहा है? सर मुझे दिख रहा है संकुचित अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है।
मैं तो यही तो लिखा है, बस ये दिख रहा है नंदनी। ये नहीं सर दिख ये रहा। महंगा वाला मोबाइल है। और किसी का रुका हुआ है स्क्रीन क्या? ये मेरे को नहीं दिख रहा ये। तो दोबारा, और सबको दिख रहा है ना? एक पहला पॉइंट सबको दिख रहा है ना? सर मेरा महंगा वाला है। अरे रुको तो सही। सर मानव पूंजी और मानव विकास दिख रहा है, इसको कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट रुको जरा। मैंने बोला तो महंगा वाला दिख रहा है। अब इसमें मूल्य ह्रास हो गया। देखिए जी, यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले ये संकुचित अवधारणा है और ये लिखेंगे व्यापक अवधारणा है। व्यापक का मतलब होता है बड़ा, मतलब ये कई सारे फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो है संकुचित अवधारणा है। दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि इसका संबंध, बिल्कुल आसान पॉइंट बता रहा हूँ, इसका संबंध जो है वो अल्पकाल से है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसका जो संबंध है वो भाई दीर्घ काल से है, ठीक है जी। तीसरे में, हाँ जी, ओह सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा मैंने। एक मिनट अरे नहीं सर, ये बात सीरियस है। एक मिनट यार, मैंने ये उल्टा लिख दिया। बात ऐसी है, सुनो तो। हाँ बोलो ना। सर जो भी आप पढ़ाते हो लिखवाते हो ना, हाँ। क्वेश्चन जो भी तैयार करवाते हो, उसको जब सर हम एग्जाम में या फिर अपने टीचर को बताते हैं ना, सर उसको समझ नहीं आता कि ये बंदा क्या कह रहा है। वो कहता है कि तू ये गलत बता रहा है। तो सर मैं ये सोच रहा हूँ, अगर हम 17 तारीख को लिख के आए और जो कॉपी चेक कर रहा है उसको ये चीज ना आए, तो वो सर कहा तो क्या लिख के आता है ये बता। और तुम अपनी वो, आप मेरी बात ये मान विकास से लिखवा रहे ना, ये दीर्घकाल, वो कहती है दीर्घकाल क्या होता है। नहीं अबे कहाँ से आ गए ये पॉइंट? अरे यार अब आप तुम ऐसे, मैंने बोला पूरी लाइन लिखो ना, मैंने बोला इसका संबंध अल्पकाल से है। अब तो उसको बोलेगा अल्पकाल और दीर्घकाल, वो तो बोलेगी कि क्या लिख रहा है अल्पकाल दीर्घकाल। नहीं सर, पूरी लाइन की ही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो आप, हाँ तो आप इसका मतलब समझिए ना, इसका मतलब क्या है। मैंने बोला कि मान इसका संबंध जो है अल्पकाल से जो है, अरे सुनो तो सही, सुनो, इसका संबंध अल्पकाल से है और इसका जो संबंध है वो दीर्घकाल से है, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है। इसका उसको आप बताओगे, जब सही चीज़ सही एक्सप्लेनेशन दोगे तब आपको उसको पता चलेगा। इसमें देखो पॉइंट कई सारे हैं, हर बुक में अलग, TR जैन में अलग लिखा हुआ है, ठीक है, संदीप घर में, समझे कॉन्सेप्ट समझिए। मानव पूंज मैंने लिखा, इसका संबंध अल्पकाल से है। अल्पकाल का मतलब अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो भाई 2-3 साल की पढ़ाई करूँगा, डॉक्टर बन जाऊँगा। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पढ़ाई करूँगा 3-4 साल, बन जाऊँगा, स्किल आ जाएगी मेरे अंदर। मतलब मानव पूंजी आप शॉर्ट टर्म में बन सकते हो, लेकिन आप चाहते हो मानव का विकास हो, तो मैंने बोला ये तो कई सारे फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो आपको अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ, अच्छी क्या कहते हैं हवा पानी खाना पीना, अच्छी बंदी बंदा सब चाहिए। तो ये अल्पकाल में चीज़ पॉसिबल नहीं है किसी भी देश के अंदर, ये चीज़ लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप उसको सही एक्सप्लेनेशन दोगे सही पॉइंट की, तब जाके उसके बेजे में फिट होगी, तब जाके बुढ़िया बोलेगी हाँ अब बात सही बोला तूने पॉइंट। तीसरे, हाँ जी, अल्पकाल मतलब लॉन्ग टर्म होती है। अल्पकाल का मतलब शॉर्ट टर्म होता है एंड दीर्घकाल का मतलब लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि इसका केवल एक पहलू, इसका केवल एक पहलू है, और यहाँ लिख देंगे इसका केवल एक पहलू है, और यहाँ पे आप लिख देंगे जैसे, यहाँ पे आप लिख देंगे जैसे श्रमिकों की उत्पादकता, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसके कई सारे पहलू हैं, जैसे समाज, और फिर लिखेंगे कॉमा जीवन की गुणवत्ता। इसका मतलब क्या है आप ये समझिए। इसका मतलब ये है, पहलू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भाई इसको कई सारे टर्म में, मैंने बोला इसको कई सारे टर्म में मेज़र किया जाएगा। मतलब अगर किसी भी चीज़ से लेबर की प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो भाई वो चीज़ मानव पूंजी के अंदर जो है, वो चीज़ मानव पूंजी के अंदर जो है काउंट करी जाएगी। इसका जो लिंक है वो लेबर की प्रोडक्टिविटी के अंदर इंक्रीमेंट करना है। जबकि अगर हम उसकी बात करते हैं
मानव अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो क्या है, उसका लिंक केवल मानव विकास में, इसमें जीवन की गुणवत्ता एंड सोसाइटी वगैरह कई सारी चीज़ों को जो है शामिल किया जाता है। तो मानव का विकास के कई सारे एक्सपेक्ट होते हैं, मानव पूंजी का केवल एक ही एक्सपेक्ट है जिसका नाम है श्रमिकों की उत्पादकता। उसके बाद ज़रा ध्यान से सुनेंगे, शॉर्ट टर्म में तो सिर्फ 1 ईयर को इंक्लूड करते हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह शॉर्ट टर्म का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। वो ये 1 ईयर का मतलब वहाँ वो लोन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल नहीं है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल का मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा है। तीसरे पॉइंट में आप, फोर्थ में आप क्या लिखेंगे, फोर्थ में आप लिखेंगे कि इसको मापने के लिए, इसको मापने के लिए कोई सूचकांक, इसको मापने के लिए कोई सूचकांक नहीं होता। और आप यहाँ पे लिखेंगे इसका सूचकांक, इसका सूचकांक होता है। अब क्वेश्चन ये है, ये सूचकांक क्या होता है? सूचकांक का मतलब होता है इंडेक्स। तो मानव विकास को मापने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसको हम कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हम भारत, पाकिस्तान और चीन में पढ़ के आए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस इंडेक्स के अंदर 0 से 1 के बीच में देशों को नंबर दिए जाते हैं। और वो नंबर किस बेस पे दिए जाते हैं कि देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना पीना, हवा, पानी, निर्धनता, कुपोषण, IMR, ये लिटरेसी रेट, अनपढ़ रेट, ये सब चीज़ें कैसी हैं। अगर भाई ये सब चीज़ें अच्छी मात्रा में हैं तो उस कंट्री का नंबर 1 के करीब होगा। अगर उस कंट्री में ये सब चीज़ें कम है, नहीं अच्छी नहीं है, तो भाई उसका नंबर 0 के करीब होगा। और 191 कंट्री के बेस पे बनाया गया था। और किसने 191 वैसे पहले 189 कंट्री के बेस पे बनता था, अब 191 कंट्री के बेस पे बनता है। और किसने बनाया था? अब्दुल हक, हमने नाम भी पढ़ा था, कौन से सन में ये आया था। 0 से 1 के बीच में नंबर होते हैं। भारत का जो रैंक है अभी 131 है। ये सारी चीज़ें हम इसके, और रैंक, और 0.6 जो है भारत का HDI में नंबर है। तो ये सब इसको मेज़र करने के लिए इंडेक्स है, लेकिन इसको मेज़र करने के लिए ऐसा कोई भी इंडेक्स जो है यहाँ पे नहीं है। ये जो आपने पढ़ा है इन दोनों में से, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। मानव पूंजी मानव विकास, मानव पूंजी भौतिक पूंजी, ये बार बार आ रहा है। इसको आप डिफरेंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम जो है, थोड़ा ऊपर करिए। 1 मिनट, लीजिए। ये बहुत आसान पॉइंट है, ठीक है। आपको शायद संदीप गर्ग वगैरह में, मानव विकास सिलेबस में है। हाँ, मानव विकास सिलेबस में है जी। अब जरा बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब ये सब हम पढ़ने वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं और एक टॉपिक और रह गया, यही आना है इस चैप्टर से। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। बस ये जो 3 टॉपिक आपने आज पढ़े हैं इस चैप्टर में, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, ठीक है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत, या मानव पूंजी और मानव विकास, गारंटीड क्वेश्चन है, यही आना है। उसके बाद जितने भी टॉपिक रह गए हैं उनके बहुत कम चांस हैं। ये तो आप समझ लीजिए, ये तो आप घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं। ये फिक्स टॉपिक है, ये 3 नंबर का आएगा ही आएगा। ये टॉपिक की सबसे पहले प्रायोरिटी है कि यही आएगा टॉपिक। अब ये टॉपिक क्या है जरा ध्यान से समझिए। हमने मानव पूंजी निर्माण पढ़ लिया, क्या होता है। स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है, मानव पूंजी क्या होती है ये हमने पढ़ लिया कि भाई ऐसा बंदा या बंदी जिसके अंदर स्किल है, नॉलेज है, ठीक है। स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है कि ये देश के अंदर कैसे बनेंगे, देश के अंदर ऐसे लोगों की संख्या में
कैसे इंक्रीमेंट होगी, ये हमें यहाँ पे बताना है। कैसे बनते हैं देश के अंदर लोग, ऐसे डॉक्टर, टीचर, वकील कैसे बनते हैं, कैसे स्किल्ड और नॉलेजेबल पर्सन अर्थव्यवस्था के अंदर आते हैं। आप इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट हैं, ठीक है। वो 5 पॉइंट, मैं यहाँ 3 चीज़ें लिख रहा हूँ, वो 5 पॉइंट इन तीनों में से किसी एक चीज़ को इंडिकेट कर रहे होंगे। या तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जो पॉइंट लिखेंगे, या तो उससे देश के अंदर क्या होगा, या तो उससे देश के अंदर मानव पूंजी का जो नंबर है वो बढ़ेगा, मतलब लोगों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। या तो वो जो हम पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे 5, उससे क्या इफेक्ट हो रहा होगा, ह्यूमन कैपिटल देश के अंदर बढ़ रही होगी। अच्छा, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, अगर नंबर नहीं बढ़ रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, तो मानव पूंजी की जो है कुशलता बढ़ रही होगी, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होती है, पहले आप ये समझ लीजिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है जो काम आप पहले जैसा कर रहे थे, जब आप उस काम को उससे अच्छे तरीके से करने लग जाते हो, उसको एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे कि नरेश 1 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ता था, लेकिन अब नरेश की एफिशिएंसी बढ़ गई। अब नरेश, अब 2 चीज़ें हो सकती है, एफिशिएंसी को ध्यान से सुनिए। अब नरेश वही 1 चैप्टर 40 मिनट में ख़त्म कर देता है, तो हम बोलेंगे नरेश की एफिशिएंसी बढ़ गई है। या नरेश अब उसी 1 घंटे में 2 चैप्टर कर रहा है, तो भी नरेश की एफिशिएंसी बढ़ गई है। मतलब जो काम आप पहले कर रहे थे, जब आप वही काम पहले से अच्छे तरीके से करने लगते हो, उसको एफिशिएंसी कहते हैं। तो हम यहाँ जो पॉइंट लिखेंगे, अगर उससे देश के अंदर मानव पूंजी नहीं बढ़ रही, तो उससे भाई उस मानव पूंजी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और अगर दोनों में कुछ भी नहीं होगा, तो जो यहाँ पे लिए ना अंदर मानव पूंजी बढ़ रही, ना देश के अंदर मानव पूंजी की कुशलता बढ़ रही, तो वो पॉइंट क्या कर रहा होगा, वो पॉइंट जो है ना, मानव पूंजी को, मैंने आपको बोला कि बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा मैटर नहीं करता, उसके अंदर स्किल है, नॉलेज है, वो मानव पूंजी है। तो वो पॉइंट क्या कर रहा होगा, मानव पूंजी को, अगर कोई मानव पूंजी बेरोजगार है, तो वो उस मानव पूंजी को रोजगार में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। अगर ये 3 बातें आपको समझ में आ रही हैं, मैंने बोला मानव पूंजी निर्माण के 5 स्रोत हैं, 5 पॉइंट हमें यहाँ लिखने हैं, और उस 5 में से 1 पॉइंट फिक्स है, एग्जाम में 3 नंबर का आना ही आना है। और जो हम यहाँ 5 पॉइंट लिखेंगे, वो इन 3 बातों में से किसी ना किसी को अफेक्ट कर रहे होंगे। या तो उससे देश के अंदर ऐसे लोग बढ़ेंगे स्किल्ड और नॉलेजेबल, या उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, या क्या होगा, वो मानव पूंजी अगर वो नल्ला है तो उसको बेरोजगार से रोजगार में कन्वर्ट कर देगा। अब पॉइंट समझिए यहाँ पे पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, वो है यहाँ पे शिक्षा पर व्यय। मैंने बोला स्रोत का मतलब है कैसे बनेगी मानव पूंजी, ये 3 में से कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। तो भाई मैंने बोला मानव पूंजी क्या है, वो बंदा जिसके अंदर स्किल है और जिसके अंदर नॉलेज है। अबे तो डॉक्टर टीचर कैसे बनेंगे, पढ़ाई करके ही तो बनेंगे। शिक्षा पे पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब उस पर पैसा लगाएंगे शिक्षा पर, तभी तो हमारे इसके अंदर स्किल आएगी, नॉलेज आएगी। बिना पढ़े तो कोई मानव पूंजी बन ही नहीं सकता है। तो लोगों को आज एजुकेशन की वैल्यू समझ में आ गई है। लोग पढ़ाई के लिए हायर से हायर लोन लेने के लिए तैयार हैं। आज उन्हें पता है कि आज उस लोन पे जितना ब्याज जा रहा है, अगर मैं ह्यूमन कैपिटल बन गया, डॉक्टर टीचर बन गया, इंजीनियर, तो मेरे को भविष्य में जो रिटर्न मिलने वाला है वो कहीं इससे ज़्यादा होगा। इसलिए आज लोग अपनी पढ़ाई के लिए लोन तक लेने के लिए तैयार होते हैं। ये आप इसके अंदर लिख कर आएंगे और यही एक्सप्लेनेशन बुक में लिखी हुई है। तो ये वाला पॉइंट किसको इफेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट पहले वाले पॉइंट को इफेक्ट कर रहा है। इससे मानव पूंजी क्या होगा, मानव पूंजी बढ़ेगी, क्योंकि बिना पढ़ाई के तो मानव पूंजी बन ही नहीं सकती, स्किल और नॉलेज आएगी ही नहीं। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे स्वास्थ्य पर व्यय। स्वास्थ्य पर व्यय का मतलब है अपनी हेल्थ पे पैसे खर्च करना, अपनी हेल्थ पे पैसे खर्च करना। अब मैंने बोला
मैं यहाँ जो 5 पॉइंट लिखूंगा वो इन 3 में से किसी ना किसी चीज़ को अफेक्ट करेंगे। अब हम अपनी हेल्थ पे पैसे खर्च कर रहे हैं, मतलब कि हम अपना एनुअली चेकअप कराते हैं, ठीक है, टाइम पे दवाई लेना, डॉक्टर से जाना, डॉक्टर को दिखाना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, हेल्दी रहते हैं, फास्ट फूड जंक फूड वगैरह कुछ नहीं खाते, अपना डाइट वगैरह से अपना खाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो भाई हम जो है अच्छा काम करेंगे पहले के कंपैरिजन में, एज कंपैरिजन टू अनहेल्दी। अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और एक बंदा है जो भाई हेल्दी है, एक हेल्दी बंदा और एक अनहेल्दी बंदे में से किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, हेल्दी की। तो ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इससे देश में मानव पूंजी नहीं बढ़ रही, ये पहले वाले पॉइंट को इफेक्ट नहीं कर रहा, ये दूसरे वाले पॉइंट को इफेक्ट कर रहा है। इससे लोगों की क्या होता है, इससे लोगों की कुशलता बढ़ती है, एफिशिएंसी। एक हेल्दी बंदा, मैंने बोला, ज़्यादा काम करेगा एज कंपैरिजन टू अनहेल्दी, तो ये दूसरे पॉइंट को इफेक्ट कर रहा है। तो लोग हेल्थ पे जितना भी पैसा खर्च करते हैं लोग, वो भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत होती है, क्योंकि उससे मानव पूंजी क्या होती है, कुशलता बढ़ती है। अच्छा जी, ठीक है। इसी तरीके से एक तीसरा होता है जिसको कहते हैं प्रशिक्षण पर व्यय। प्रशिक्षण पर व्यय, प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षण पर वैसे तो हिंदी में आपने सुना नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश में ये बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है जिसको कहते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग तो हम अपनी डेली लाइफ में रोज यूज़ करते हैं। हम किसी भी काम को करते हैं, कहते हैं ट्रेनिंग ले ले, उस चीज़ की ट्रेनिंग ले ले। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है, किसी काम को सीखना कि वो काम कैसे किया जाता है। भले ही आपको आता है वो काम, लेकिन अगर आप उस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हो तो भाई उससे क्या होगा, उससे आपकी वर्क परफॉर्मेंस बेटर होगी, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी। इससे मतलब ये वाला भी पॉइंट किसको इफेक्ट कर रहा है, इससे भी भाई कुशलता बढ़ रही है। भाई अगर आपको पहली बात नहीं आता, अगर आप ट्रेनिंग लोगे, आपको कुछ नहीं आता, आप काम करने चले गए, तो आप उतना अच्छा काम नहीं कर पाओगे एज कंपैरिजन टू जब आप ट्रेनिंग लेकर आओगे फिर काम करोगे। और ये फैक्ट है किसी भी चीज़ का। इसी तरीके से भले ही आपको आता है, लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग ले ली तो आप उस काम को और अच्छे तरीके से करोगे पहले से। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, अपने कर्मचारियों को काम करने की ट्रेनिंग देती हैं कि काम कैसे किया जाता है। पता चला अल्लाह सुबह आता है और शाम तक कुछ करता ही नहीं, ऐसे ही नल्ला चला जाता है, तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कंपनियां अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देती है ताकि वो काम को बढ़िया से बढ़िया करें। इसलिए मानव पूंजी की कुशलता, इससे भी दूसरा पॉइंट जो है अफेक्ट हो रहा है भाई साहब। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के रिगार्डिंग। पहला है शिक्षा पर व्यय, ध्यान से देख लीजिए, अभी पहला और दूसरा पॉइंट इफेक्ट हुआ है, तीसरा पॉइंट इफेक्ट नहीं हुआ। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट के रिगार्डिंग। फोर्थ पॉइंट के अंदर आपको जो है यहाँ पर लिखना है, इसको हम कहते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण का मतलब होता है, मान लीजिए एक बंदा है, ये जो है टीचर है, लेकिन ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, ठीक है, रूरल एरिया में। मान लीजिए मैं ही हूँ ये, ठीक है, रोहित नाम है मेरा, ये ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, लेकिन अभी वहाँ पे इसको बच्चे नहीं मिल रहे, तो ये क्या है, ये बेरोजगार है, ना जगह मिल रही ना बच्चे मिल रहे। तो ये सोच रहा है कि यार अगर मैं शहर में चला जाऊँ ना, अगर मैं शहर में चला जाऊँ तो इसको ये पता है कि अगर मैं गांव में, इसका अपना घर है, अपना परिवार है, फैमिली के साथ रहता है, लेकिन इसको ये पता है अगर मैं शहर चला जाऊँ, यहाँ शहर चला जाऊँ, पहले इसको क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, इसको अपने माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, गांव में कोई बंदी है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, घर, माँ बाप, बंदी, और भाई साहब क्या कहते हैं, खाना पीना घर में मिल रहा था, वैसे तो माँ ला रही थी बनाकर, आओ आए, खाना पीना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और शहर में जब बसेगा तो भाई साहब घर का किराया सबसे पहली बात तो, ठीक है, और क्या कहते हैं, खाना पीने का भी, अब तो पहले तो घर से बन के आ रहा था, खाना पीना का भी भाई साहब किराया। तो ये इसकी रहने की कॉस्टिंग है,
इसकी लागत लगेगी, और यहाँ से यहाँ तक यातायात पर व्यय, यातायात पर व्यय ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। ये खर्चा और ये खर्चा, खर्चा ही खर्चा होगा अगर वो ग्रामीण से शहर की तरफ जाता है। लेकिन उसको ये बात पता है कि चल मैं अपना गांव छोड़ के शहर चला जाऊं, मैं सब ये त्यागने के लिए तैयार हूँ, ये सब उसको त्यागना पड़ेगा, और ये सब कॉस्टिंग आएगी ये सब करने में, ये काम करने में। ले वो भी मानव पूंजी है, लेकिन नल्ला है, काम नहीं कर रहा। उसको ये बात पता है कि अगर मैं स्थानांतरण कर जाऊं तो मैं अभी जो बेरोजगार हूँ ना, मुझे रोजगार मिल जाएगा शहर में जाके, वहाँ मुझे बच्चे मिल जाएंगे, मैं वहाँ अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, अपना कोचिंग खोल सकता हूँ, स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, ये उसको पता है। तो भाई ये कौन से पॉइंट को इफेक्ट कर रहा है स्थानांतरण? ये इफेक्ट कर रहा है थर्ड वाले पॉइंट को। ये क्या कर रहा है? ये वाला पॉइंट मानव पूंजी को जो है ना रोजगार में लगा रहा है, रोजगार में। तो इससे क्या हो रही है, अब वो रोजगार में लगेगा तो भाई देश के अंदर पहले वो जब वो गांव के अंदर था तो मानव पूंजी बेकार पड़ी हुई थी, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये जो पैसे खर्च हुए यातायात पे और वो जो वहाँ जाके खर्च होंगे, उस बंदे को ये पता है कि मेरी ये जो कॉस्टिंग लगने वाली है ना, अगर मैं शहर में लग गया, मेरी नौकरी लग गई, तो मेरी जो तनख्वाह है, मेरी जो सैलरी है, मुझे जो रिटर्न मिलने वाला है वो कहीं ज़्यादा होगा जो भी ये कॉस्टिंग आ रही है। अगर वो ज़्यादा है तो बंदा स्थानांतरण कर देगा, और अगर कम है तो बंदा स्थानांतरण नहीं करता है। और स्थानांतरण का मतलब है एक देश के अंदर ध्यान से सुन लीजिए, देश के अंदर गांव से शहर की ओर पलायन करना, गांव से शहर की ओर, देश के अंदर ही है गांव भी और शहर भी, ठीक है, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अब हम लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, इससे थर्ड वाला पॉइंट इफेक्ट हो रहा था। लास्ट जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं सूचना पर व्यय, सूचना पर व्यय। अब ये क्या दिक्कत है भाई, सूचना पर व्यय, सूचना पर व्यय का मतलब, सूचना का मतलब हो गया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? अब वो ऊपर वाले एग्जाम्पल में उस बंदे को पता कैसे चलेगा कि शहर के अंदर जो है भाई, शहर के अंदर जो है भाई कहाँ पर नौकरी है, कौन से स्कूल में नौकरी है, कहाँ पे हायरिंग चल रही है। किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पैसे लगते हैं। अब आप सोच रहे 12th के बाद मैं क्या करूँ, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, तो सूचना आपको कलेक्ट करनी पड़ रही है कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। उसके लिए मोबाइल में रिचार्ज कराना पड़ेगा, नेट डलवाना पड़ेगा, पैसे लगेंगे उस चीज़ के लिए, जाना भी पड़ेगा। कभी कोई बोलेगा चल वहाँ किसी भी चीज़ के लिए वहाँ होके आ जा, तो वो आने जाने में यातायात, कॉस्टिंग, हर चीज़ का पैसा लगता है। किसी ने बोला कि मान लो तुम्हारी फ्रेंड की कह रही है मैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स कर रही हूँ, या कोई कह रही है मैं तो वेब डिज़ाइनर का कर रही हूँ, या वो कह रही है यार मैं तो LLB में एडमिशन लूँगी, मेरे साथ चल ले, वो भी ऐसी कह रही है। या तो वो वाला कॉलेज वहाँ पे बोला था वहाँ बात करके आते हैं, वहाँ पे ये वाला कोर्स चल रहा है, वो कह रही है वहाँ कंप्यूटर सीखूँगी, कोई कह रही है मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रही हूँ। तो अभी ऐसे ही माइंड में आते हैं, ठीक है, और जाते भी हैं, कोई स्कूलों में भी आते हैं वो एक कंप्यूटर के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं भाई। और आप क्यों कर रहे हो ये सब? आप ये सब क्यों कर रहे हो कि मेरे को अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, मेरे को अच्छा सही जगह एडमिशन होना चाहिए, आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो आपके अंदर जो स्किल और जो नॉलेज आए ना, जो स्किल और जो नॉलेज आए वो भाई साहब तगड़ी होनी चाहिए। क्योंकि हमने बोला स्किल और नॉलेज का वैल्यू होती है, वैल्यू। आपके अंदर जितनी स्किल और जो नॉलेज जितनी तगड़ी होगी आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी डाउन होगी आपकी वैल्यू उतनी ही कम। यही तो हम स्टार्टिंग में पढ़ा कि कौशल का, स्किल की वैल्यू होती है। आपके अंदर वैल्यू जितनी अच्छी है तो आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा, जितनी कम है उतनी कम। तो इन्फॉर्मेशन इसलिए कलेक्ट की जाती है ताकि आपके अंदर स्किल और नॉलेज जो है वो बढ़िया से बढ़िया हो। इसलिए हम स्कूल, कॉलेज, कहीं भी एडमिशन लेना है, किसी भी जॉब वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है। तो भाई ये भी मानव पूंजी निर्माण का सोर्स है, क्योंकि इससे जो मानव पूंजी है वो आप कह सकते हो इससे सभी पॉइंट इफेक्ट हो रहे हैं। इससे भाई अच्छी नॉलेज मिलेगी तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी,
इससे बंदे को अच्छा काम धंधा मिलेगा, तो बेरोजगार से रोजगार में भी आएगा, और अच्छी नॉलेज वो बनेगी, तो भाई इससे देश के अंदर मानव पूंजी भी बढ़ेगी। इस वाले पॉइंट से तीनों प्रभावित होते हैं, तीनों प्रभावित। हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, वो स्थानांतरण था, वो प्रवासन एक ही चीज है ना? भैया तीनों प्रभावित होते हैं मतलब? इससे भाई मैंने बोला जब नॉलेज कलेक्ट करेंगे तो देश के अंदर मानव पूंजी भी बढ़ेगी, अच्छी स्किल अच्छी नॉलेज आएगी, कुशलता बढ़ेगी, काम अच्छे से करेंगे, और कहीं हमने इंफॉर्मेशन जॉब कलेक्ट की है, जॉब कहाँ पर है, तो वो उस बंदे को पता कैसे चलेगा कि शहर के अंदर किस स्कूल के अंदर हायरिंग चल रही है, तो वो उससे पहले वो इन्फॉर्मेशन पे पैसे खर्च करेगा, तभी तो वो गांव से शहर की ओर आएगा। एक बार तो व्यापक का मतलब बताना। क्या किसका मतलब? व्यापक का मतलब होता है बड़ा। हाँ जी, अच्छा, क्या बोला था साधना तुमने? मैं ये पूछ रहा था कि स्थानांतरण और प्रवासन एक हाँ, चीज है? आपकी बुक में ये भी लिखा हो सकता है, स्थानांतरण और प्रवसन, प्रवसन, ठीक है, ये एक ही चीज़ होती है। स्थानांतरण को ही प्रवसन कहते हैं, और ध्यान रखिएगा देश के अंदर पलायन हो रहा है, देश के अंदर गांव से शहर की ओर जा रहे हैं लोग। चलिए जी।